हेलो दोस्तों, मैं रामका सिंह स्वागत करती हूँ आप सबका आपके यूट्यूब चैनल नॉलेज कॉर्नर में। फ्रेंड्स, आज हम लोग जूलॉजिक में मसल्स और स्केलेटन टॉपिक के जितने भी क्वेश्चन हैं वो डिस्कस करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे पहले से हैं तो आप सभी को पता होगा, ये वीडियो आप लोगों के लिए ना सिर्फ एलटी ग्रेड बल्कि टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, डी ट्रिपल एसबी सब में हेल्प करने वाला है, क्योंकि इसमें सभी क्लास के सभी पेपर के प्रीवियस ईयर शामिल किए गए हैं। अभी तक हम लोगों ने स्क्रेशन तक नर्व्स कंडक्शन तक जो है नर्व कंडक्शन तक वीडियो कंप्लीट कर लिया। आज हमारा टॉपिक है मसल्स एंड स्केलेटन। बहुत थोड़े से टॉपिक बायोलॉजी जूलॉजी में अभी बचे हैं और इसके साथ साथ हम लोग बॉटनी के भी टॉपिक कवर कर रहे हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसको अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करिए। और हाँ, जैसा कि आप लोग का बार बार कमेंट आ रहा, मैम एक दिन में 2 वीडियो 3 वीडियो डालिए, तो दोस्तों ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। हाँ, मैं आप लोग को थोड़ा लॉन्ग वीडियो प्रोवाइड करवा सकती हूँ, जैसे मसल एंड स्केलेटन एक टॉपिक, आज मैं इसको पूरा कंप्लीट करवा दूंगी। इसी तरह बॉटनी में भी मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करवाने की कोशिश करूँगी, जितना मेरे लिए पॉसिबल हो पाएगा फ्रेंड्स उतना मैं करूँगी। बाकी अगर कुछ छूट जाता है, कुछ रह जाता है, उसके लिए मैं अभी से आप लोगों के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ आप लोगों से। बाकी मैं पूरी कोशिश करूँगी कि 15 तारीख तक आप लोगों का पूरा कंप्लीट करवा दूँ। 17 को आपका पेपर है, जिससे आप जो है आपको रिविज़न करने का भी मौका मिल जाए। ठीक है, मेरी पूरी कोशिश रहेगी, लेकिन फिर भी अगर कुछ बच जाता है तो उसके लिए मैं दिल से क्षमा प्रार्थी हूँ। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। जिस तरह आप लोग बॉटनी पे कमेंट करते हैं, उस पे जो है रिस्पांस देते हैं, उसी तरह आप लोग से अनुरोध है जूलॉजी के वीडियो पे भी अपना कमेंट और अपना रिस्पांस दिया करिए। अपना प्यार हमारे साथ बनाए रखने के लिए आप लोग का तहे दिल से धन्यवाद। स्टार्ट करते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ मसल्स आर फाउंड इन ब्लड वेसल्स? रक्त वाहिनियों में निम्नलिखित में से कौन सी पेशियां पाई जाती हैं? स्मूथ मसल्स, स्केलेटल मसल्स, कार्डियक मसल या स्मूथ एंड स्ट्रेटर्ड मसल? रक्त वाहिनियों यानी ब्लड वेसल्स में किस प्रकार के मसल्स पाए जाते हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। ब्लड वेसल्स में नॉन स्टैटर्ड और स्मूथ मसल जो है वो पाई जाती हैं। इन मसल्स को अनैच्छिक पेशियां भी कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ये पेशियां हमारी इच्छा अनुसार कार्य नहीं करती हैं तथा चिकनी पेशियां हमारे आंतरिक अंगों की दीवारों पर पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपको कॉलम 1 को कॉलम 2 से मिलाना है। तो देखिए, एलटी ग्रेड का जो पेपर है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपको इस टाइप के क्वेश्चन या फिर आपको स्टेटमेंट क्वेश्चन, स्टेटमेंट बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं वो देखने को मिलेंगे, क्योंकि अभी तक जितना भी पेपर हुआ 6-7 वाला जिसमें साइंस का पेपर था, उसको देख के ये अंदाज़ा मैं लगा पा रही हूँ कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह के क्वेश्चन या फिर मैच द फॉलोइंग या फिर स्टेटमेंट क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो आप लोग अपनी कमर कस लीजिए, अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से मजबूत बनाइए और प्रीवियस वीडियो भी रिविजन करते रहिए। ठीक है, एक को मतलब समूह ग्रुप 1 को ग्रुप 2 से मैच करना है। पहले में दिया हुआ है सुप्राट्रोकियल फोरामेन। सुप्राट्रोकियल फोरामेन किस में पाया जाता है? तो सुप्राट्रोकियल फोरामेन जो है ये आपका पाया जाता है ह्यूमरस में। ठीक है, किस में पाया जाता है? ह्यूमरस में। दूसरा आपका दिया है क्रेनियल रेस्ट। क्रेनियल रेस्ट जो है क्रेनियल क्रेस्ट जो है ये किस में पाया जाता है? तो ये टिबिया फ्यूबुला में पाया जाता है। किसमें? टिबिया फ्यूबुला में। ह्यूमरस कहाँ की हड्डी को कहा जाता है? टिबिया फ्यूबुला कहाँ की हड्डी है? अगर आप लोग को पता है तो कमेंट बॉक्स में भी एक्टिव पार्टिसिपेट किया करिए। कमेंट बॉक्स में आपके एक्टिव रहने से, आपके कमेंट करने से हमें कोई चार्ज नहीं मिलता, लेकिन हाँ, मुझे भी लगता है मेरे जो व्यूवर्स हैं, मेरे जो लिसनर्स हैं, वो लोग कमेंट बॉक्स में एक्टिव हैं, हमारे वीडियो को पूरा देख रहे हैं, हमें भी मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, अगला है ग्लिनॉइड कैविटी। ग्लिनॉइड कैविटी कहाँ पाई जाती है? तो ग्लिनॉइड कैविटी जो है ये आपका पाया जाता है अंश मेखला में, यानी पेक्टोरल ग्लैंड में। कहाँ पे? पेक्टोरल ग्लैंड में। और अगला है सिग्मॉइड नॉच। सिग्मॉइड नॉच कहाँ पाया जाता है? तो सिग्मॉइड नॉच रेडियल अल्ना में। तो रेडियल अल्ना में ह्यूमरस, टिबिया फ्यूबुला और पेक्टोरल ग्लैंड और रेडियल अल्ना, ये चारों चीज़ें कहाँ पर पाई जाती हैं? अगर आपको पता है किस हड्डी की बात की जा रही है, हाथ की हड्डी की, पैर के, कमर के, किस हड्डी की बात की जा रही है, अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में आप टाइप कर दीजिएगा। ठीक है, इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक, ट्रोकियल फोरामेन सुप्राट्रोकियल फोरामेन जो है ये ह्यूमरस में पाया जाता है। नीमियल ये आपका क्या था? नीमियल नहीं था, क्रेनियल क्रेस्ट जो है क्रेनियल क्रेस्ट टिबिया फ्यूबुला में पाया जाता है। गोनाइडल कैविटी जो है, गोनाइडल कैविटी ये अंश मेखला या फिर आप इसको कह सकते हैं पेक्टोरल ग्लैंड में पाया जाता है। और उसके बाद है सिग्मॉइड नॉच। सिग्मॉइड नॉच जो है इसमें क्या पाया जाता है? कि रेडियल अल्ना में पाया जाता है सिग्मॉइड नॉच। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से मनुष्य के शरीर के किस भाग में स्थित युक्त जोड़े पाए जाते हैं? किस भाग में उपास्थि युक्त जोड़े पाए जाते हैं? यानी कि ह्यूमन बॉडी का वो कौन सा पार्ट है
जिसमें कार्टिलेजिनस जॉइंट पाया जाता है। पहला दिया है बिटवीन टू वर्टिब्री यानी दो कशेरुकों के मध्य। नी में बिटवीन दो कार्पल्स यानी कि हाथ का जो आपका ये वाला भाग होता है जहाँ से आपके हाथ का पंजा जुड़ा होता है उसी को कार्पल्स कहा जाता है, उनके मध्य। या फिर बिटवीन मेटा कार्पल्स, जिसे आप पाल्म या फिर हथेली कहते हैं, वहाँ की जो हड्डी होती है इसे मेटा कार्पल कहा जाता है। पूछा जा रहा है कि किस भाग में उपास्थि युक्त जोड़े पाए जाते हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए बिटवीन टू वर्टिब्री यानी कि दो कशेरुकों के मध्य। ठीक है, उपास्थि मानव शरीर में एवं अन्य प्राणियों में पाया जाने वाला लचीला संयोजी ऊतक है, यानी कि एक तरह का कनेक्टिव टिश्यू है कार्टिलेजिनस। ठीक है, और ये हमारी अस्थि मज्जा में स्थित, अस्थि मज्जा जो हमारा बैकबोन होता है उसमें स्थित क्रोंड्रोसाइट कोशिकाओं से बना होता है। आपसे ऐसा भी पूछ सकता है कि हमारा बैकबोन कौन सी कोशिकाओं से बना होता है, तो हमारा जो बैकबोन है वो कॉन्ड्रोसाइट कोशिकाओं से बना होता है। ठीक है, मानव शरीर में दो कोशिकाओं के मध्य उपस्थित युक्ति पाई जाती है। उपास्थि की संरचना के अनुसार ये कोलेजन या फिर एस्टालिन की बनी होती है। ये 3 प्रकार की होती है। एक होती है हाइलिन उपास्थि, जो इलास्टिक उपास्थि तथा फाइब्रो उपास्थि। ठीक, उपास्थि मानव शरीर के जोड़ों को लचीला बनाने का कार्य करता है, यानी कि जहाँ जहाँ पे आपका जोड़ जो आप मोड़ पा रहे हैं, घुमा पा रहे हैं, जहाँ जहाँ पे आपका जॉइंट है वहाँ पे आपको कार्टिलेज युक्त उपास्थियाँ जो है देखने को मिलेंगी। ठीक, अगला क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव पेशी संकुचन के लिए एटीपी का स्रोत है? एटीपी का स्रोत कौन सा है? एटीपी एडेनिन ट्राइफॉस्फेट। पूछा जा रहा है कि कौन सा मानव पेशी है जो पेशी संकुचन के लिए यानी कि मसल्स कंस्ट्रक्शन के लिए एटीपी का स्रोत है। पहला दिया ग्लाइकोजन, दूसरा क्रिएटिन फास्फेट, तीसरा दिया है एरोबिक सेलुलर रेस्पिरेशन, चौथा दिया आर्जिनिन फास्फेट। कौन सा वो है? और देखिए इसका जो आंसर है ना वो कुछ इस तरह से दिया है कि कौन सा इसमें से सही होगा। तो पहला तो ग्लाइकोजन बिल्कुल सही है। ग्लाइकोजन जो है एटीपी का स्रोत के लिए, पेशी संकुचन के लिए एटीपी का स्रोत है। दूसरे नंबर पे आपका दिया हुआ है क्रिएटिन फास्फेट, ये भी सही है। तीसरे नंबर पे दिया एरोबिक सेलुलर रेस्पिरेशन, वायवीय कोशिकीय श्वसन, ये भी सही है। चौथा आपका गलत हो जाएगा, आर्जिनिन फास्फेट जो है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। बाकी 3 आपके बिल्कुल सही हैं। मानव पेशी संकुचन के लिए ग्लाइकोजन, क्रिएटिन फास्फेट और वायवीय कोशिकीय श्वसन एटीपी के प्रमुख स्रोत हैं। मांसपेशियों में ग्लाइकोजन नामक कार्बोहाइड्रेट के बड़े भंडारण होते हैं जिसका उपयोग ग्लूकोज से एटीपी बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, और दूसरा जो क्रिएटिन फास्फेट है यह एक अणु है जो ऊर्जा को अपने फास्फेट बॉन्ड में स्टोर करता है। जब मांसपेशियों की ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो ये क्रिएटिन क्या करता है, क्रिएटिन फास्फेट अपने फास्फेट को वापस एडीपी में स्थानांतरित कर एटीपी और क्रिएटिन बनाता है। उसके बाद कोशिकीय श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया में पायरुवेट में एटीपी अणु उत्पन्न होता है। यह हम सभी को पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया ही एटीपी बनाती है, तो ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी आर्जिनिन फास्फेट का एटीपी निर्माण में कोई कार्य नहीं है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक उड़ने वाली मांसपेशी नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फ्लाइट मसल? कौन सा फ्लाइट मसल नहीं है? पहला दिया है पेक्टोरल मसल्स, दूसरा दिया है कराको ब्रैकियालिसिस गोलस लोंगस, चौथा दिया गैस्ट्रोनेमियस या फिर टेंसर लॉन्ग्स। कौन सा ऐसा है जो उड़ने वाली मसल नहीं है? सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन सी। ऑप्शन सी गैस्ट्रोनेमियस, ये उड़ने वाली मांसपेशी नहीं है। पक्षियों में 3 प्रकार की मांसपेशियां पाई जाती हैं, एक पेक्टोरल मांसपेशी, कराको बैक्रियालिस लॉन्गस मांसपेशी और टेंसर मांसपेशी। ये क्या करती हैं? पक्षियों को उड़ने में हेल्प करती हैं। बाकी गैस्ट्रोनेमियस जो है ये उड़ने में कोई मदद नहीं करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कब्जा संधि पाई जाती है यानी हिंज ज्वाइंट फाउंड इन, हिंज ज्वाइंट कहाँ पाई जाती है? स्कैपुला और हिमरस में, हिमरस और एसिटेबुलम में, ह्यूमरस एंड अल्ना में, या फिर स्कल एंड एटलस में। कब्जा संधि यानी हिंज ज्वाइंट जो है वो कहाँ पाई जाती है? तो हिंज ज्वाइंट जो होती है आपके जो पैर की घुटने की हड्डी है, जो पैर की घुटना है उसकी जो हड्डी है उसे हिंज ज्वाइंट कहा जाता है। ठीक है, ये और आपके जो हाथ की जो एल्बो ज्वाइंट है, एल्बो ज्वाइंट, इसी को हिंज ज्वाइंट कहा जाता है, एल्बो ज्वाइंट को। ठीक है, सॉरी एल्बो ज्वाइंट जो है ये इसी को हिंज ज्वाइंट कहा जाता है। ठीक है, और ये जो होता है एक तरफ से खुलता है, दूसरी तरफ ये मुड़ता नहीं है। जो हिंज ज्वाइंट होता है इसकी क्या खासियत होती है, ये एक तरफ तो पूरा मुड़ जाएगा, जैसे आप
आप अपने एल्बो को ऐसे उठाइए, कंधे की तरफ ले जाइए, तब तो ये पूरा मुड़ जाएगा। लेकिन अगर आप अपने एल्बो को ऐसे बैक साइड से मोड़ना चाहेंगे तो ये नहीं मुड़ेगा। तो इसी को हिंज जॉइंट कहा जाता है, ठीक है। इस जॉइंट में एक अस्थि के सिरे पर उभार और दूसरी अस्थि के सिरे पर गड्ढे होती है और उसी गड्ढे में ये जाके फिट बैठ जाती है। यानी कि एक तो ऐसे होता है और इसी गड्ढे में आकर जो है ये बैठ जाती है, ठीक है। ठीक। हाँ, इन जोड़ों में हड्डियों एक सुरक्षात्मक उपास्थि और एक मोटे तरल पदार्थ से ढकी होती है। इन्हीं को साइनोवियल फ्लूइड कहा जाता है। अगर पूछा जाए साइनोवियल फ्लूइड क्या है, तो जो इन जोड़ों में जो पाया जाता है इनके बीच में, इसी को साइनोवियल फ्लूइड कहा जाता है। अब ये पाई कहाँ कहाँ जाती हैं, तो ये आपके कोहनी यानी एल्बो जॉइंट में, घुटना यानी पैर का, जहाँ जहाँ पे आपके एक तरफ से चीज़ें मुड़ेंगी। जैसे आप अपना फिंगर ले लीजिए, फिंगर को आप एक तरफ से मोड़ेंगे तो पूरा मुड़ जाएगा, लेकिन दूसरी तरफ वो नहीं मुड़ता है, ठीक है। यानी कि इंटरफैलेंजियल जोड़ों में ये पाई जाती है। साथ ही साथ टीवियो लैटरल यानी कि टखने में पाई जाती है, ठीक। जहाँ पे आपका एक तरफ से मुड़े एक तरफ से ना मुड़े, वहाँ वहाँ हिंज जॉइंट जो है वो पाया जाता है। एक होता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बॉल और सॉकेट जॉइंट भी हिंज जॉइंट की तरह होता है। इसमें क्या होता है, इसमें इस तरह से रहता है और इसी में आके ये जो बैठ जाता है हड्डी। और बॉल और सॉकेट जॉइंट में क्या होता है, ये ऐसे रहता है और इसमें आके हड्डी ऐसे बैठ जाता है और वो चारों तरफ आपका घूम सकता है। जैसे आपका जो है ये कंधे वाले जॉइंट, कंधे वाला जॉइंट, कमर का जॉइंट, इसे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहते हैं, जिसको आप पूरी तरह से राउंड घुमा सकें, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए ये दिया है आपका हिंज जॉइंट। अगला दिया है धमनी की दीवार सिरा की दीवारों से मोटी होती हैं क्योंकि धमनियां होती हैं रेखित मांसपेशियों की एक मोटी परत, चिकनी मांसपेशियों की एक मोटी परत, चिकनी और रैखित मांसपेशियों की अल्टरनेटिंग परत या संयोजी ऊतक की एक मोटी परत। धमनी यानी कि आर्टरी पूछा है, द वॉल ऑफ द आर्टरी थिकर देन द वॉल ऑफ वेन बिकॉज दे आर आर्टरी हैज। आर्टरी की जो दीवार होती है वो वेन की तुलना में यानी नस की तुलना में अत्यधिक मोटी होती है, क्यों? थिकर लेयर ऑफ स्मूथ मसल, चिकनी मांसपेशियों की एक मोटी परत होती है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। धमनी की दीवार सिरा की दीवारों से मोटी होती है क्योंकि धमनी चिकनी मांसपेशियों की मोटी परत से बनी होती है और आंतरिक वल्वा धमनी में अनुपस्थित होता है, ठीक। जो आपका क्या कहते हैं, धमनी होती है, आर्टरी होती है, ये प्योर ब्लड ले जाने का कार्य करती है और प्योर ब्लड जब इसमें कोई भी अशुद्धियाँ नहीं रहती हैं तो ये बहुत फ्लो में बहता है और फ्लो में बहता है, इसीलिए इसकी दीवारें जो होती हैं वो मोटी होती हैं जिससे ये फट ना जाए। और जबकि वेन्स जो होता है ये इम्प्योर ब्लड ले जाने का कार्य करता है और इम्प्योर ब्लड जब उसमें अशुद्धियाँ रहेंगी, फिल्टर होगा, धीरे 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 बहेगा, इसलिए इसकी दीवारें जो हैं पतली होती हैं, ठीक है। इसमें एक एक्सेप्शन है जिसे आप पल्मोनरी वेन और पल्मोनरी धमनी के नाम से जानते हैं। पल्मोनरी वेन क्या करता है, अगर वेन की बात करें तो ये इम्प्योर ब्लड ले जाता है, लेकिन पल्मोनरी वेन इकलौता वेन है जो प्योर ब्लड ले जाने का कार्य करता है। वहीं पल्मोनरी आर्टरी जो है ये इम्प्योर ब्लड ले जाता है, बाकी सारी धमनियां जो है वो प्योर ब्लड ले जाती हैं, पल्मोनरी आर्टरी जो है ये इम्प्योर ब्लड ले जाने का कार्य करता है, ओके। अगला क्वेश्चन, नियमित व्यायाम पेशी का आकार 60% तक बढ़ सकता है या मुख्यतः निम्नलिखित में से किसमें वृद्धि का परिणाम है। यानी कि अगर हम लोग रेगुलर एक्सरसाइज करें तो हमारी जो पेशियां हैं, मसल्स हैं, वो 60% बढ़ सकती हैं। ये किसमें वृद्धि होगी, किसमें ग्रोथ होगा जो ऐसा होगा? केवल पेशी कोशिकाओं के व्यास में, केवल पेशी कोशिकाओं की संख्या में, केवल पेशी कोशिकाओं के अंदर पेरिरेस्को की संख्या में, या फिर ऑल ऑफ एबव। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑल ऑफ एबव, ऑप्शन डी। डायमीटर ऑफ मसल सेल्स ओनली, नंबर ऑफ मसल सेल्स, नंबर ऑफ मायोफैब्रिक विद इन मसल सेल्स, ठीक है। तीनों में जब तीनों के परिणाम स्वरूप जो है 60% मांसपेशियां बढ़ जाएंगी। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा कि नियमित व्यायाम से मांसपेशियों की वृद्धि 3 तरह से हो सकती है। कैसे कैसे? पेशी कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि होकर, पेशी कोशिकाओं के व्यास में वृद्धि होकर और पेशी कोशिकाओं के अंदर पाई जाने वाली रेशकों की संख्या में वृद्धि होकर, ठीक। ये 3 तंत्र मांसपेशियों की वृद्धि में शामिल होती हैं। व्यायाम से मांसपेशियों में अतिवृद्धि होती है। शरीर क्षतिग्रस्त तंतुओं को फ्यूज करके उनकी मरम्मत करता है, जिससे मांसपेशियों का द्रव्यमान और आकार जो है दोनों ही बढ़ता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सुकेंद्रित कोशिकाओं में डैश के अक्ष सूत्र की सूक्ष्म नलिकाओं की व्यवस्था को 9+2 प्रणाली कहते हैं। यानी कि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में जो अरेंजमेंट होता है माइक्रोट्यूब्यूल्स का, किसमें 9+2 का अरेंजमेंट होता है? सीलिया में, फ्लैजेला में, या फिर दोनों में, या इनमें से कोई नहीं?
इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों में। सीलिया और फ्लैजला के दोनों माइक्रोट्यूब्यूल्स, दोनों के जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं वो 9+2 प्रणाली में, 9+2 सिस्टम में जो है व्यवस्थित होते हैं। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जीवद्रव्य तंतु को दो विपरीत सिरों पर स्थित अर्धव्ययी अर्धद्रव्य जालिकाओं की दो सिस्टर्नों को जोड़ने वाली नलिकाओं को क्या कहते हैं? ट्यूब्यूल्स कनेक्टिंग टू सिस्टर्नी ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लोकेटेड एट टू अपोजिट ends ऑफ प्लाज्मोडेस्माटा आर कॉल्ड एज। क्या कहलाएगा? माइक्रोट्यूब्यूल्स, डेस्मोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स या फिर नन ऑफ एबव। तो दो तंतुओं के विपरीत सिरों पर स्थित अर्धद्रव्यीय जालिका, इन दोनों के सिस्टर्नी को जोड़ने वाली जो नलिका होती है उसको डेस्मोटिब्यूल्स कहते हैं। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्या कहलाएगा? डेस्मोटिब्यूल्स कहलाता है। ठीक है। पादपों में यानी प्लांटों की जो कोशिका भित्ति होती है उसमें जीवद्रव्य तंतु होता है जिसके माध्यम से अंतर कोशिकीय संयोजन बना रहता है। बंधन नलिका एक संकीर्ण बेलनाकार रचना है जो जीवद्रव्य तंत्र के केंद्र से होकर जुड़ती है। ठीक, यानी कि ये है, इन दोनों को कौन जोड़ता है? इन दोनों के बीच एक सिस्टर्नी नामक संरचना होती है जो जोड़ता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, सॉरी, डेस्मोटिब्यूल जोड़ता है। ठीक। अगला क्वेश्चन, ओसेन प्रोटीन पाया जाता है, प्रोटीन ओसेन इज प्रेजेंट, कहाँ पाया जाता है? मैट्रिक्स ऑफ बोन, मैट्रिक्स ऑफ लिगामेंट्स, मैट्रिक्स ऑफ कार्टिलेज या फिर मैट्रिक्स ऑफ टेंडन। ओसेन प्रोटीन जो है ये कहाँ पाया जाता है? तो ओसेन प्रोटीन जो होता है ये मैट्रिक्स ऑफ बोन में पाया जाता है, अस्थि की अधात्री में पाया जाता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। यह जो ओसेन प्रोटीन है यह लगभग 95% कोलेजन से बना होता है। किससे बना होता है? कोलेजन से बना होता है। इसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl के साथ अस्थियों का ट्रीटमेंट करके अस्थियों से अलग किया जाता है, जिसमें कोलेजन के अलावा सूक्ष्म तत्वों के रूप में बहुत सारे अम्लीय प्रोटीन जो है वो घटक मौजूद होते हैं। ओके, और ये पाया कहाँ जाता है? मैट्रिक्स ऑफ बोन में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, एक मिनट यार। आई होप सो वीडियो आप लोग को पसंद आ रहा होगा। मैं अपनी पूरी एनर्जी, पूरी क्षमता के साथ वीडियो आपको प्रोवाइड करवा रही हूँ। फ्रेंड्स, आप लोग से हाथ जोड़कर निवेदन है, अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में मेरे मोटिवेशन के लिए एक लाइन जरूर लिखें। साथ ही साथ इसको सभी अपने जानने वाले सभी रिश्तेदारों, सभी दोस्तों तक शेयर करें ताकि ये वीडियो उन ज़रूरतमंदों तक पहुँच सके जिनके पास इतने भी पैसे नहीं है कि वो ये बुक, यूथ पब्लिकेशन की जो बुक है इसको खरीद सकें। और इसके साथ साथ हमारे इसी चैनल पर बॉटनी का भी यूथ पब्लिकेशन कराया जा रहा है। बहुत जल्द यूथ पब्लिकेशन का ही यूपी होमगार्ड के वीडियो को भी, बुक के डिस्कशन को भी लेकर मैं आने वाली हूँ। तो आप लोग कृपया कर अपना सहयोग प्रदान करें और अपने इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो कराने में हमारी मदद करें। ठीक है। क्वेश्चन है नेक्स्ट, हेवर्शियन तंत्र विशेषता है। हेवर्शियन सिस्टम इज अ साइलेंट फीचर ऑफ, किसकी विशेषता है? बोन ऑफ कॉर्डेट्स, बोन ऑफ एबीज एंड मैमल्स, बोन ऑफ ओनली मैमल्स या फिर कार्टिलेज ऑफ मैमल्स। तो जो हेवर्शियन तंत्र है ये स्तनधारियों में पाया जाता है, यानी कि मैमल्स में पाया जाता है। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। स्तनधारी जीवों की जो अस्थियां होती हैं उनकी संरचना अत्यधिक दृढ़, सघन और जटिल होती है, अतः इनके मैट्रिक्स में रक्त की आपूर्ति हेतु बहुत सारी नलिकाएं जो हैं वो बनी होती हैं। इन्हीं नलिकाओं को ही हेवर्शियन नलिका कहा जाता है या फिर हेवर्शियन ट्यूब कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ये क्वेश्चन राजस्थान स्कूल टीचर 2011 और राजस्थान पीजीटी में ही 2011 में आया हुआ क्वेश्चन। अभी मैंने जो क्वेश्चन आपका पेपर हुआ था साइंस का और मैथ का, जो LT ग्रेड का ही, उसका प्रीवियस ईयर मैंने, उसका मतलब प्रीवियस ईयर नहीं, जो इसी साल जो पेपर हुआ उसको मैंने देखा तो उसमें सारे क्वेश्चन GS GK के जो थे वो कहीं ना कहीं से उठाए ही गए थे, किसी एग्जाम के PGT से, कहीं नवोदय विद्यालय से, कहीं मतलब कहीं पुलिस से। वही क्वेश्चन जो किसी मतलब कुछ नया एग्जामिनर ने एक दो क्वेश्चन को छोड़ के कुछ नया नहीं आया, बाकी हर क्वेश्चन कहीं ना कहीं से उठाया गया है। तो हो सकता है साइंस का क्वेश्चन भी आपको प्रीवियस ईयर से ही पूछ ले। और प्रीवियस ईयर की पूरी तैयारी हमारे इसी चैनल पर करवाई जा रही है। आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके PDF लेके रिविज़न करिए। और कोई भी ऐसा एग्जाम आपका PGT लेवल का नहीं बचा, चाहे वो GIC हो, NVS हो, KVS हो, PCS हो, राजस्थान PGT हो, बिहार PGT हो, उत्तर प्रदेश PGT हो, कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं बचा जिसके क्वेश्चन इसमें इंक्लूड ना हो। तो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल सेशन साबित होने वाला है। ठीक है, आप लोग खुद पेपर दे के आइएगा तो एक बार अपना फीडबैक हमें ज़रूर शेयर करिएगा, चाहे आप टेलीग्राम चैनल पे, चाहे आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन है, पित्सीतांश क्षेत्र में जहां एक्टिन तथा मायोसिन तंतु परस्पर व्याप्त रहते हैं वहां निम्नलिखित संख्याओं में से कितने एक्टिन तंतु प्रत्येक मायोसिन तंतु से घिरे होते हैं? 3, 6, 9 या 12?
पिसीतांस यानी सैक्रोमियर की बात कर रहा है। तो सैक्रोमियर में जहाँ एक्टिन और मायोसिन तंतु परस्पर व्याप्त रहते हैं वहाँ 6 एक्टिन तंतु प्रत्येक मायोसिन तंतु से घिरे होते हैं। ठीक, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 6। कितने? 6। यूपी पीजीटी 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक, अगला क्वेश्चन। पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवा दिया गया है। आप लोग चाहें तो पहले वहां से लेके पढ़ लें, फिर आइए आप सेशन में, जिससे आपको आप अपने आप को जांच सकें कि कितना क्वेश्चन आपका सही हो रहा है। ठीक है, आप चाहें तो जैसे जैसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसका जवाब कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, कैरोटीनॉइड्स पाया जाता है। कैरोटीनॉइड्स किस में पाया जाता है? किडनी, स्किन, लंग्स या फिर ब्रेन? तो सही जवाब हो जाएगा हमारी त्वचा में कैरोटीनॉइड्स पाया जाता है। इसी कैरोटीनॉइड्स की वजह से जब ये सूर्य के प्रकाश से क्रिया करता है तो काला रंग प्रदान करता है। इस त्वचा को जो है मजबूत बनाता है। त्वचा की प्रमुख कोशिकाओं के रूप में या मतलब प्रतिरक्षा की तरह कार्य करता है। घाव भरने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मास्ट सेल पाई जाती हैं। मास्ट कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं? मास्ट कोशिकाएं जो है वो कनेक्टिव टिश्यू में पाई जाती हैं। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू जिसमें त्वचा, पेट, आंत की परत ये सभी शामिल हैं। इसमें हिपैरिन, हिस्टामिन, वृद्धि कारक तथा साइटोकोन्स जैसे रसायन भी होते हैं। मानव शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली कुछ जीवों और परजीवियों के प्रति जो है प्रतिक्रिया करती है। इन्हीं को मास्ट कोशिकाएं इसमें जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। अगला क्वेश्चन है, सैक्रोसोम्स क्या है? मसल्स फाइबर? नहीं, मसल्स फाइबर तो नहीं है। मसल्स माइटोकॉन्ड्रिया, बिल्कुल सही बात है। सैक्रोसोम क्या है? मसल्स माइटोकॉन्ड्रिया है। सैक्रोसोम एक धारीदार मांसपेशी तंतु है जो मांसपेशी तंतु की कार्यात्मक इकाई है। या माइटोकॉन्ड्रिया को सेक्रोमियर के जेड बैंड होता है ना, जेड बैंड से जोड़ती है। ठीक, ऑप्शन बी इसका सही जवाब। अगर पूछ ले कि सैक्रोसोम जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया का जो सेक्रोमियर है उसको किससे जोड़ती है, तो यह माइटोकॉन्ड्रिया के सेक्रोमियर को जेड बैंड से जोड़ती है। सेक्रोसोम पाई कहाँ जाती है? तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में, मसल्स, माइटोकॉन्ड्रिया के मसल्स में। अगला क्वेश्चन, मायोफाइब्रिल्स किससे बने होते हैं? मायोफाइब्रिल्स किससे बने होते हैं? मायोसिन और एक्टिन, मायोसिन और ट्रोपोनिन, एक्टिन और ट्रोपोमायोसिन या फिर उपयुक्त सभी? तो मायोफैब्रिल जो है ये मायोफैब्रिल, मायोसिन, एक्टिन और ट्रोपोमायोसिन, साथ ही साथ ट्रोपोनिन, इन सभी से बने होते हैं। यानी कि मायोसिन, एक्टिन, ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन चारों से ही बने होते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑल ऑफ एबव, जिनमें कार्डियोमायोसाइट के संकुचन तत्व होते हैं। अर्थात अगर आप कह सकें तो यह मशीनरी या मोटर को संकुचन तथा विश्राम को संचालित करता है। ठीक है, माइक्रोफाइब्रिल्स क्या होते हैं? माइक्रोफाइब्रिल्स मोटे और पतले माइक्रोफिलामेंट से बने होते हैं। मोटे तंतु मायोसिन से बने होते हैं, पतले तंतु एक्टिन, ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन से बने होते हैं। अगर पूछा जाए माइक्रोफाइब्रिल के जो मोटे तंतु होते हैं वो किससे बना होता है, तो वो मायोसिन से बने होते हैं जो मोटे तंतु होते हैं। और पतले तंतु किससे बने होते हैं, तो ये एक्टिन, ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन के बने होते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन, धारीदार पेशियों की धारियां किसके कारण होती हैं? स्ट्रक्चर इन द स्ट्रेट मसल आर ड्यू टू स्ट्राइड मसल, किसके कारण होता है? absence of मायोफिलामेंट्स, प्रेजेंस ऑफ मायोफिलामेंट्स, स्पेशलाइज्ड अरेंज ऑफ मायोफिलामेंट्स या फिर नन ऑफ एबव? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, मायोफिलामेंट्स की उपस्थिति के कारण। धारीदार मांसपेशियों में धारियां जो होती हैं वो मायोफिलामेंट्स की उपस्थिति के कारण बनी होती हैं। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ये दो प्रकार की होती हैं, एक्टिन और मायोसिन। अगला क्वेश्चन, रक्तवाहियों की आंतरिक रूप से रैखिक किया जाता है। स्क्वैमस एपिथेलियम, कॉलमुलर एपिथेलियम, सेंसरी एपिथेलियम या फिर सिलेटेड एपिथेलियम? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, सेल की उपकला यानी कि स्क्वैमस एपिथेलियम। रक्तवाहिनियों को आंतरिक रूप से रैखित सेल की उपकला द्वारा किया जाता है। इस प्रकार के उपकला में आमतौर पर सुरक्षात्मक कार्य होते हैं जिनमें अंतर्निहित ऊतक, एक आक्रमण करने वाली सूक्ष्म जीवों की सुरक्षा और पानी द्वारा नुकसान से सुरक्षा शामिल है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नीचे मतलब बहुत ज़्यादा हम लोग विस्तृत से पढ़ते हुए चल रहे हैं इसलिए अभी ज़्यादा क्वेश्चन नहीं हो पाया, थोड़ा फास्ट करते हैं। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन अभी बहुत हैं और आप लोग कहते हैं कि एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराइए, तो इतना एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे हम लोग, थोड़े थोड़े एक्सप्लेनेशन के साथ आगे बढ़ते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए उत्तर से
उत्तर कूट से मांसपेशियों के संकुचन के दौरान घटना का सही क्रम का पता लगाइए। यानी जब मांसपेशियां संकुचित करती हैं तो कौन सी घटना पहले होती है। तो आपको हम बताते हैं, सबसे पहले जो घटना होती है वो होती है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कैल्शियम आयन का विमोचन। आपको कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन बी में, बी पहले हो गया, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कैल्शियम आयन का विमोचन। उसके बाद क्या होता है, कैल्शियम आयन लिंक ब्रिज का निर्माण। कैल्शियम आयन लिंक ब्रिज का निर्माण किस ऑप्शन में दिख रहा है, ए में। फिर उसके बाद क्या होता है, एटीपी का जल अपघटन, एटीपी का जल अपघटन, सी एटीपी का जल अपघटन। उसके बाद क्या होता है, मायोसिन हेड्स का छोटा होना, डी मायोसिन हेड्स का छोटा होना। पहले क्या होता है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम आयन का विमोचन होता है। उसके बाद कैल्शियम लिंक ब्रिज निर्माण होता है। उसके बाद एटीपी का जल अपघटन होता है यानी हाइड्रोलिसिस होता है। और उसके बाद मायोसिन हेड्स का छोटा होना, मायोसिन सॉर्टिंग ऑफ मायोसिन हेड्स। बी ए सी डी किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो बी पहले में केवल ऑप्शन डी में ही दिख रहा है। ऑप्शन डी ही आपका सही जवाब हो गया। अगर आपको केवल डी पता होता ना कि सबसे पहली घटना कौन सी होती है, अगर वही पता होता तो भी आप इस क्वेश्चन को आसानी से मार्क कर ले जाते। अगला क्वेश्चन, अंतिम पेशी संकुचन में आवश्यक धनायन है, द कैटायन इसेंशियल इन द फाइनल कंस्ट्रक्शन ऑफ मसल्स इज, कौन सा है, तो कैल्शियम आयन, अभी हम लोगों ने देखा। ठीक है, पेशी संकोचन में कैल्शियम आयन सबसे ज़्यादा आवश्यक है। दूसरा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, मांसपेशियों के मायोफाइब्रिल में मौजूद हल्के और गहरे रंग के बैंड होते हैं। हल्के और गहरे रंग के बैंड कौन से होते हैं, मतलब ए बैंड जो होता है वो लाइट होता है कि डार्क होता है, जेड बैंड लाइट होता है या डार्क होता है। तो आपको बता दें, ए बैंड जो होता है, ए बैंड ये डार्क होता है, डार्क ए, और जो लाइट होता है वो आई बैंड। लाइट कौन सा होता है, आई बैंड। किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। मांसपेशियों के मायोफाइब्रिल में जो गहरा होता है ए होता है, जो हल्का होता है उसे आई बैंड कहते हैं। देखिए यहाँ पे बहुत सारे बैंड पाए जाते हैं। देखिए यहाँ पे ए बैंड और आई बैंड यहाँ पे आपको दिख रहा है, ए बैंड और आई बैंड। आई बैंड देखिए यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। इसी को सेक्रोमियर कहा जाता है। इन बैंड को क्या कहा जाता है, सेक्रोमियर कहा जाता है। जो ए बैंड होता है वो कैसा होता है, ए बैंड गहरा होता है यानी डार्क होता है, और जो लाइट होता है, देखिए यहाँ पे जो ये देखिए जो डार्क डार्क दिख रहा है, डार्क 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 डार्क, ये ए बैंड हो गया। और यहाँ पे देखिए जो ये हल्के कलर में दिख रहा है, हल्के कलर में ये आई बैंड हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। प्रोटियोमिक्स, क्रोनोबायोलॉजी, एक्सीमिया और इन्फ्रैक्शन, इसको आपको मिलाना है। पहला है प्रोटियोमिक्स। प्रोटियोमिक्स जो है ये एक्सप्रेस्ड प्रोटीन यानी प्रोटीन को व्यक्त करता है। ऑप्शन सी, 1 का 3 आपको केवल बी में ही दिख रहा है और किसी में आपको नहीं मिलेगा। तो आप ऐसे ही इसको एलिमिनेशन के माध्यम से भी अपने क्वेश्चन को कर सकते हैं। बाकी हम लोग आगे भी देख लेते हैं। क्रोनोबायोलॉजी किससे संबंधित है, तो ये लयबद्ध गतिविधि से संबंधित है यानी रिदमिक एक्टिविटी से संबंधित है। एस्केमिया किससे संबंधित होती है, आंशिक मांसपेशी अप्राप्ति यानी पार्शियल मसल्स सर्वेंशन से संबंधित है। और इन्फ्रैक्शन यानी रोध गलन जो है ये पूर्ण मांसपेशी अप्राप्ति यानी कंप्लीट मसल सर्वेक्षण से संबंधित है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मेलानिन किसके द्वारा स्रावित होता है, एरेथ्रोब्लास्ट ऑफ ब्लड, क्रोमैटोफोर ऑफ स्किन, सेल ऑफ स्ट्रेटम कैम्पैक्टम या फिर गैंग्लिया ऑफ सेंसरी नर्व। मेलानिन किसके द्वारा सिक्रीट होता है, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, त्वचा के क्रोमेटोफोर के द्वारा। हम सभी को पता है मेलानिन जो होता है हमारी त्वचा में पाया जाता है और यह क्रोमेटोफोर के द्वारा जो है क्रोमेटोफोर द्वारा स्रावित होता है। शरीर में मेलानिन एक ऐसा पदार्थ है जो बालों, आंखों, त्वचा आदि को जो है कलर प्रोवाइड करता है, यानी मेलानिन जो होता है ये ब्लैक रंग के लिए जिम्मेदार होता है, ठीक है। इसके पहले मैंने आपको कुछ और बता दिया था, ब्लैक रंग के लिए ये मेलानिन जिम्मेदार है, ओके। अगला क्वेश्चन है, ट्रोपोनिन एक है, ट्रोपोनिन क्या है, तो ट्रोपोनिन एक मांसपेशी प्रोटीन यानी मसल्स प्रोटीन है। बिल्कुल सही बात है, पहला ही बिल्कुल सही है। ट्रोपोनिन धारीदार यानी कि कंकाल और हृदय मांसपेशी संकुचन के लिए सार्कोमेरिक कैल्शियम आयन नियामक है और यह एक मांसपेशी प्रोटीन है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मानव आँख की पुतली के आसपास की मांसपेशियां कौन सी होती हैं, पुतली के आसपास, तो पहली बात तो ये वॉलेंट्री होंगी नहीं, इनवॉलेंट्री होंगी। तो
तो वॉलेंट्री वॉलेंट्री आप तीनों काट ही दीजिए, पहला ही आपको बिल्कुल सही मिल गया। स्ट्रेटेड होती हैं यानी अरेखित होती हैं, और अनैच्छिक होती हैं। हमारे आंखों की जो मांसपेशियां होंगी, जो हमारा प्यूपिल होगा उसके पास की जो मांसपेशी होगी वो वॉलेंट्री तो होगी नहीं, हमारी इच्छा के अनुसार तो कार्य करेगी नहीं, करेगी अपने आप से ही, तो वो अनैच्छिक हो गई और अरैखिक हो गई। ठीक, ऑप्शन ए इसका सही जवाब। अनैच्छिक और ऐच्छिक क्या होता है? तो अनैच्छिक जिस पे हमारा नियंत्रण ना हो, इनवॉलेंट्री या फिर अनैच्छिक कहते हैं, और जिस पे हमारा नियंत्रण हो उसे वॉलेंट्री यानी कि ऐच्छिक कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, धारीदार या रैखिक मांसपेशी फाइबर में एम लाइन स्थित है किस जोन में? एम लाइन जो है वो किस जोन में स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए बैंड, एच जोन, आई बैंड, जेड लाइन। किस जोन में? तो जोन एक ही दिया, एच जोन, यही बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। धारीदार मांसपेशी के एच जोन में एम लाइन पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, हड्डियों से जुड़ी हुई सारी पेशियां होती हैं, हड्डियों से जितनी भी मांसपेशियां जो हैं, बोन्स जो हैं, मसल्स जो हैं, वो जो बोन्स से जुड़ी होती हैं वो कैसी होती हैं? अनस्टेटेड मसल, अनस्टेटेड एंड स्टेटेड मसल्स, कार्डियक मसल्स, या ओनली स्टेटेड मसल्स, यानी कि वो हड्डी, वे मांसपेशियां, वे मसल्स जो हड्डियों से जुड़ी होती हैं वो कैसी होती हैं? तो मानव शरीर में 400 ऐसी मसल्स हैं जो रैखित पेशियां होती हैं, और यही हड्डियों से जुड़ी होती हैं, यानी ये केवल रैखित पेशियां होती हैं। ठीक, इन्हें ऐच्छिक पेशियां भी कहते हैं। अधिकांश पेशियां अपने दोनों सिरों पर टेंडन नामक पतली मजबूत डोरी से अस्थियों से जुड़ी रहती हैं। ऐच्छिक क्यों? क्योंकि आप जब चाहें तो देखिए अपने फिंगर को घुमा सकते हैं, हिला सकते हैं, अपनी कलाई को घुमा सकते हैं, एल्बो को फोल्ड कर सकते हैं, तो ये हड्डियों से जुड़े होंगे और हमारी इच्छा के अनुसार कार्य करेंगे। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अब अगर आपसे पूछ लिया जाए ये पाई कहाँ कहाँ जाएंगी, तो आप सब मतलब खुद से दिमाग लगाइए कि ये पेशियां कहाँ कहाँ पाई जाएंगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ऐच्छिक पेशियां जल्दी थक जाती हैं और अनैच्छिक पेशियां जो होती हैं वो जल्दी थकती नहीं है। जैसे हमारा हृदय, अगर हमारा हृदय थक गया तो समझ लीजिए काम ही बंद हो जाएगा, तो ये अनैच्छिक पेशियों के अंतर्गत आता है। ठीक, पेशीय संकुचन की क्रियात्मक इकाई क्या है? द फंक्शन यूनिट ऑफ मसल्स कंस्ट्रक्शन इज। पेशीय संकुचन की क्रियात्मक इकाई को सार्कोमियर कहते हैं। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। प्रत्येक सार्कोमियर में मायोसिन छड़ें इसकी 2/3 2/3 लंबाई फैली होती हैं। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। पेशीय संकुचन की क्रियात्मक इकाई क्या है? सार्कोमियर है। अगला क्वेश्चन, एक क्रिएटिन फॉस्फेट मिलता है, क्रिएटिन फॉस्फेट इज फाउंड इन, क्रिएटिन फॉस्फेट कहाँ मिलता है? एपिथेलियल टिश्यू, न्यूरल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, या फिर बोन मैरो? सही जवाब ऑप्शन सी, क्रिएटिन फास्फेट पेशीय ऊतक में पाया जाता है। क्रिएटिन फास्फेट क्रिएटिन का एक फास्फोरीकरण रूप है जो कोशिका की ऊर्जा मुद्रा यानी एटीपी को रिसाइकिल करने के लिए कंकाल की मांसपेशियां एवं मस्तिष्क में उच्च ऊर्जा युक्त फास्फेट के संग्रहण हेतु रिजर्व भंडारण के रूप में कार्य करता है। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पे पहले ही प्रोवाइड करवा दिया गया है, आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन करके पीडीएफ ले लीजिए। अगला क्वेश्चन है, त्वचा में बाह्य त्वचा की सबसे आंतरिक सतह है। द इनर मोस्ट लेयर ऑफ स्किन एपिडर्मिस इज। सबसे आंतरिक सतह कौन सी है? स्ट्रेटम स्ट्रेटम कॉर्नियम, स्ट्रेटम मालपीघी, स्ट्रेटम स्पाइनोसम, या फिर स्ट्रेटम ल्यूसिडम? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, स्ट्रेटम मालपीघी। त्वचा में बाह्य त्वचा की सबसे आंतरिक सतह स्ट्रेटम मालपीघी है। इसे स्ट्रेटम बेलम भी कहा जाता है। अगर पूछा जाए इसकी जगह मालपीघी की जगह बेसल दिया होता है, स्ट्रेटम बेसल, तो आप जान जाते हैं क्योंकि यह बेस पे है और सबसे आंतरिक है, लेकिन इसी को मालपीघी या फिर स्ट्रेटम बेसल भी कहा जाता है। कोशिकाएं आकार में घनाकार या फिर स्तंभाकार होती हैं। यह त्वचा को रोगजनकों से बचाती हैं और अत्यधिक पानी के नुकसान को भी रोकती हैं। अगला क्वेश्चन, मायोकार्डियम के अतिरिक्त हृदय पेशी और कहाँ पाई जाती है? मायोकार्डियम के अतिरिक्त हृदय पेशी और कहाँ पाई जाती है? पेरिकार्डियम, इंडोकार्डियम, प्रॉक्सिमल प्रोटीन ऑफ एरोटा एंड वेना केवा, या फिर एपिकार्डियम? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, एंडोकार्डियम। एंडोकार्डियम ऊतक की आंतरिक परत है जो हृदय की कक्षाओं में फैली होती है, इसलिए यहाँ भी जो है हृदय पेशी जो है वो पाई जाती है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किस पेशी की लंबाई नहीं बदलती? द लेंथ ऑफ मसल्स डज नॉट चेंज। कौन सी वो पेशी है जिसकी लंबाई नहीं बदलेगी? पहला है आइसोटोनिक कॉन्स्ट्रक्शन, आइसोमेट्रिक कॉन्स्ट्रक्शन,
यही बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आइसोमेट्रिक संकुचन, ऑप्शन बी। आइसोमेट्रिक संकुचन में पेशी की लंबाई जो है वो नहीं बढ़ती है। आइसोमेट्रिक संकुचन को स्टैटिक एक्सरसाइज भी कहा जाता है। ठीक है, स्टैटिक यानी कि स्थिर, और एक्सरसाइज भी कहा जाता है। इसके तहत पेशियां गर्म यानी कि वार्म अप होती हैं, किंतु उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगला क्वेश्चन, क्वाड्रिसेप और गैस्ट्रोनेमियस पेशी विद्यमान है। क्वाड्रिसेप्स एंड गैस्ट्रोनेमियस मसल्स इज लाइंड कहाँ होती हैं? तो ये हमारे लेग्स में होती हैं। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वाड्रिसेप एक हिप फ्लेक्सर और घुटने का विस्तार यानी नी एक्सटेंसर। इसमें 4 मांसपेशियां शामिल हैं, 3 वास्टर और रेक्स्टर फिरोमिस। और गैस्ट्रोनेमियस मांसपेशियां निचले पैर यानी लोअर जो लेग है उसके पिछले हिस्से पर जांग पेशी पर बनती है। ठीक है, जो जांग पेशी बनाती है उसे गैस्ट्रोनेमियस मांसपेशी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, सार्कोमियर किन दो पट्टियों के बीच स्थित है? तो सार्कोमियर अभी हम लोगों ने देखा था 2 जेड बैंड के बीच जो है वो स्थित है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पेशी तंतुओं की पतली पेशियां किस प्रोटीन पदार्थ से बनी है? पेशी तंतुओं की पतली पेशियां किस प्रोटीन पदार्थ से बनी है? एक्टिन, ट्रोपोनिन, ट्रोपोमायोसिन या इनमें से कोई? इनमें से सभी। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। एक्टिन, ट्रोपोनिन, ट्रोपोमायोसिन, और इसके साथ साथ एक और था, कौन सा था? मायसिन शायद था। हाँ, मायसिन। ठीक है, इसकी कार्यात्मक इकाई को ही सार्कोमियर कहा जाता है, और इन सभी को माइक्रोफाइबिल से मिलकर बनी होती है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑल ऑफ एबव। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कंकाल पेशियों के पतले तंतुओं से संबंधित है? मायोसिन, रोडोप्सिन, मायोग्लोबिन या फिर ट्रोपोनिन? तो हम लोगों ने बताया था जो सार्कोमियर है ये 2 तरह के तंतु होते हैं, एक मोटा होता है, एक पतला। तो जो मोटा होता है ये इसमें मायोसिन होता है, बाकी जो पतला होता है उसमें ट्रोपोनिन, एक्टिन और ट्रोपोमायोसिन होता है। तो आपको मायोसिन जो है ये मोटा हो जाएगा, रोडोप्सिन और मायोग्लोबिन ये सार्कोमियर में आता ही नहीं है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ट्रोपोनिन। ट्रोपोनिन के साथ साथ अगर आपको एक्टिन और ट्रोपोमायोसिन दिया होता है तो ये भी पतली कंकाल पेशियों से बने होते हैं। अगला क्वेश्चन, मांसपेशियों के संकुचन के दौरान कैल्शियम किससे जुड़ता है? तो मांसपेशियों के संकुचन के दौरान कैल्शियम जुड़ता है आपका ट्रोपोनिन से। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, लंबे समय तक कार्य करने से मांसपेशियां थक जाती हैं। मांसपेशियों के थकने के दौरान क्या होता है? साइट्रिक अम्ल बनता है, पायरुविक अम्ल बनता है, ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होता है, या लैक्टिक अम्ल बनता है? तो हम सभी को पता है इसका सही जवाब ऑप्शन डी, लैक्टिक अम्ल बनता है, जिससे हमारी मांसपेशियां थकावट महसूस करती हैं और हमें दर्द होता है। जबकि ग्लाइकोसिस में पायरुवेट अम्ल बनता है। ठीक है, पायरुविक अम्ल कब बनता है, पायरुविक एसिड कब बनता है? तो ये ग्लाइकोलिसिस में बनता है। ठीक, जब आप लोगों ने कभी बहुत ज़्यादा दौड़ कर लिया, अचानक से एक्सरसाइज कर लिया और पहाड़ी चढ़कर आए हो, सीढ़ी चढ़कर आए हो, तो आप लोग देखते होंगे कि आपके पैरों में अजीब सी थकान होती है, अजीब सा दर्द होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि उसी समय हमारे पैरों की मांसपेशियों में लैक्टिक एसिड जो है वो जमा हो जाती है और यह दर्द का कारण बनती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, स्तनधारियों के मस्तिष्क का कौन सा भाग पेशीय समन्वय को नियंत्रित करता है? सेरिब्रम, सेरिवेलम, मेडुसा या फिर कॉर्पस कैलोसम? पीजीटी बायोलॉजी 2004 में पूछा गया कि स्तनधारियों के मस्तिष्क का वो कौन सा भाग है जो नियंत्रित करता है किसको? समन्वय को। समन्वय यानी अनियंत्रित नियंत्रण, अनियंत्रित मतलब अनैच्छिक नियंत्रण। अनैच्छिक नियंत्रण कौन करता है? तो हमारा जो सेरिवेलम है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। इसी को अनुमस्तिष्क कहा जाता है। या मनुष्यों में ऐच्छिक पेशियों का अनैच्छिक नियंत्रण एवं समन्वय रखता है। जैसे कोई शराब पी लिया, अल्कोहल जिसे कहते हैं, व्यक्तियों का अनुमस्तिष्क वाला भाग जो है वो प्रभावित होता है, सेरिबेलम ही प्रभावित होता है, जिसके कारण वो अपना संतुलन नहीं बना पाता है। ठीक, और लड़खड़ाने लगता है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित अंगों में से किस अंग में पेशी तंतु बहुनाभिकीय अवस्था दर्शाते हैं? मसल्स फाइबर ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स आर मल्टी न्यूक्लिएटेड। कौन दर्शाते हैं? हार्ट, यूनरी ब्लैडर, स्टमक या फिर लिम्ब? लिम्ब यानी हाथ पैर। सही जवाब ऑप्शन डी, लिम्ब। हाथ पैर के ऊतकों में रेखित पेशियां पाई जाती हैं। ठीक है, इन्हें कंकालीय पेशी भी कहा जाता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। इसे ऐच्छिक पेशी भी कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन, मांसपेशियों के शिथिलन के दौरान किन आयनों को पेशी द्रव्य जालक में पुनः पंप किया जाता है? वो हैं, तो सही जवाब कैल्शियम आयन। अभी हम लोग इसको बार बार पढ़ते आ रहे हैं। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक्टिन क्या है? तो एक्टिन क्या है? एक्टिन एक मायोफिलामेंट्स है, कई बार पढ़ चुके हैं। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन, पेशी सिकुड़ने के लिए आवश्यक आयन है। पेशी सिकुड़ने के लिए कौन सा आयन आवश्यक है? तो कैल्शियम आयन, ऑप्शन डी इसका सही जवाब। अगला क्वेश्चन, मनुष्य के कानों में संतुलन के अंग है। मनुष्य के कानों में संतुलन के अंग मतलब ये बीपीएससी टीआरई एग्जाम में पूछा गया था कि मनुष्य के संतुलन बनाए रखने में कौन कौन सी चीज़ें जिम्मेदार हैं। उसमें से कान भी एक भाग दिया हुआ था, हाथ पैर शायद पैर दिया था, और ब्रेन दिया था, और कान दिया था। तो लोगों ने जो है कान को अंडर एस्टिमेट कर दिया था, कान को बता दिया था कि यहाँ से संतुलन नहीं बनता है। लेकिन मनुष्य को संतुलित रखने में कानों का भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। कानों के जो 3 सेमी सेलुलर कैनाल होते हैं, ये संतुलन बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। जबकि अगर बात करें सेकुलस और कॉक्लिया, ये सुनने में सहायक होते हैं, और यूट्रिकुलस अभिविन्यास तथा स्थिर संतुलन में या फिर विशेष रूप से क्षैतिज झुकाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जबकि जो संतुलन बनाए रखता है वो 3 सेमर सेलुलर कैनाल यानी 3 अर्ध वृत्ताकार कैनाल होता है। ठीक है, और ये कहाँ पाया जाता है? कानों में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कशेरुकी ऊतकों में से कौन सा एक कोलेजन का उत्कृष्ट स्रोत है? यकृत, मांसपेशी, कंडरा या फिर तंत्रिका? कोलेजन किस में पाया जाता है? तो हम सभी को पता है टेंडन्स जो होते हैं इसमें कोलेजन पाया जाता है। ठीक है, कोलेजन या फिर जिसे आप टेंडन जिसे आप कंडरा कहते हैं, इसमें पाया जाता है। कोलेजन प्रोटीन अणु होते हैं जो अमीनो अम्ल से बने होते हैं या संयोजी ऊतकों के बाह्य कोशिकाओं स्थान को संरचनात्मक सहायता प्रदान करते हैं। इसकी कठोरता तथा खिंचाव के प्रतिरोध के कारण यह त्वचा, रंध्र हड्डी और स्नायु बंधन के लिए एकदम सही मैट्रिक्स है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब। अगला क्वेश्चन, आवेग संचरण के दौरान एक्सॉन कला तथा ध्रुवी विध्रुवण किस कारण होता है? डीपोलराइजेशन पूछा जा रहा है। डीपोलराइजेशन किसके कारण होता है? तो डीपोलराइजेशन सोडियम के कारण होता है। किसके कारण? सोडियम के कारण। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। डीपोलराइजेशन किसके कारण होता है? सोडियम के कारण। अगला क्वेश्चन, हैवर्सियन कैनाल किसके द्वारा एक दूसरे से जुड़े होते हैं? हैवर्सियन कैनाल किसके द्वारा जुड़े होते हैं? तो कैनाल ऑफ एक मिनट रुकिए, स्लेसमन, कैनाल ऑफ क्लोवेट या फिर कैनाल ऑफ बोल्कमान या फिर हैरिंग्स की नलिकाएं। तो हैवर्सियन कैनाल जो होते हैं, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। बोल्कमान की नलिकाओं के द्वारा जुड़े होते हैं एक दूसरे से। स्तनधारियों में कशेरुकी स्तंभ में पाए जाने वाली नलिका क्लोवेट के नलिका है, और श्लेष नलिका जो है ये स्तनधारियों के आंखों में पाई जाती है। ठीक है, हैरिंग्स कैनाल पथ पिट्यूटरी ग्लैंड में पाई जाती है। हैरिंग्स कैनाल कहाँ पाई जाती है? तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड में पाई जाती है, पश्च पिट्यूटरी ग्लैंड में। ठीक, ऑप्शन सी इसका सही जवाब। अगला क्वेश्चन, कार्डे टिंडने किसका हिस्सा है? कार्डे टिंडने किसका हिस्सा है? हार्ट, नोटोकॉर्ड, टेंडन या फिर लंग्स? सही जवाब ऑप्शन ए हार्ट्स। कार्डे टिंडने हार्ट्स का हिस्सा है। हार्ट यानी कि हृदय, सामूहिक रूप से हृदय के तार के रूप में कार्डे टिंडने को जाना जाता है। ठीक है, कार्डे टिंडने जिसे टेंडन कार्ड कहा जाता है, टिंडने वाल्व्स, लीफलेट्स तथा पैपिलरली मांसपेशियों के बीच मजबूत रेशेदार संयोजन है। ये वेंट्रुकल साइड पर लीफलेट से जुड़े होते हैं और कॉस्पस को सिस्टोल के दौरान एट्रियल कैविटी में वापस झूलने से रोकता है। अब आपको कहाँ दिखा दें, देखिए यहाँ पर डायग्राम बना है, ये है, ये हमारा हार्ट है और यहाँ पे ये कॉर्डेट टिंडने पाया जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन, कंडरा की अस्थि विकास के द्वारा निर्मित अस्थि को क्या कहते हैं? बोन्स फॉर्म्ड बाई ऑसिफिकेशन ऑफ अ टेंडन इज कॉल्ड मेम्ब्रेन बोन्स, सिग्मॉइड बोन्स, सिस्मॉइड बोन, सॉरी सिग्मॉइड नहीं है, सिस्मॉइड बोन, डर्मल बोन्स या फिर कॉर्टिलेज बोन? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सिस्मॉइड बोन। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। कंडरा में अस्थि विकास के दौरान निर्मित बोन्स को सिस्मॉइड बोन कहते हैं। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन, किसके अस्थि भवन से सिस्मॉइड अस्थि बनती है? किससे बनती है? तो अभी हम लोगों ने देखा टेंडन से। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा कि टेंडन के रूपांतरण से ही सिस्मॉइड अस्थि बनती है, सिस्मॉइड बोन्स बनती है। अगला क्वेश्चन, अस्तनी के कर्ण की 3 हड्डियां निम्नलिखित में से किन हड्डियों से बनती है? यानी कि जो कान की हड्डियां हैं वो किससे किससे बनती हैं? तो कान की हड्डियां अभी हम लोगों ने देखा था, क्वाड्रेट, आर्टिकुलेट और हायोमैंडिबुलर, इन तीनों से बनती है। अब किससे कौन सी बनती है? तो कान की हड्डियों को याद करने का एक ट्रिक होता है जिसे आप कहते हैं मिस। मिस यानी कि मैलियस इंकस
स्टेपीज सबसे छोटी होती है। स्टेपीज ये सिर्फ नाक की, कान की ही बल्कि पूरे शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है स्पीसीज। स्टेपीज किससे बनती है? तो ये हायोमैंडिबुलर से बनती है। इनकस किससे बनती है? इनकस बनती है क्वाड्रेट से, और मैलियस बनती है आर्टिकुलेट से। ठीक है, मैलियस बनती है आर्टिकुलेट से। इसे आप ऐसे लिख लीजिए। क्वाड्रेट से कौन सी बनती है? इनकस बनती है। आर्टिकुलेट से कौन सी बनती है? मैलियस बनती है। और हायोमैंडिबुलर से कौन सी बनती है? स्टेपीज बनती है। IMS, या फिर आप इसे मिस से याद कर सकते हैं। ठीक, मैलियस, इनकस, स्टेपीज। अगला क्वेश्चन, स्तनधारियों की अंश मेखला की मुख्य हड्डी कौन सी है? यानी कि पेक्टोरल ग्लैडर की सबसे मेन हड्डी कौन सी है? तो हो जाएगी स्कैपुला। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। कौन सी है? स्कैपुला। अगला क्वेश्चन, मध्य कर्ण गुहा में उपस्थित कर्ण हड्डियों का क्या कार्य है? यानी कि फंक्शन ऑफ द ईयर ऑसिकल्स इन मिडल ईयर कैविटी, जो मिडल ईयर कैविटी में है उन हड्डियों का क्या कार्य है? इंक्रीज फ्रीक्वेंसी, इंक्रीज एम्पलीट्यूड, टू इंक्रीज वेव लेंथ, या ऑल ऑफ एबव। तो सही जवाब हो जाएगा ऑल ऑफ एबव। वृद्धि बढ़ाना, आयाम बढ़ाना और तरंगदैर्घ्य बढ़ाना तीनों ही मध्य कर्ण में उपस्थित अस्थियों का कार्य है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब। मनुष्य के दाहिने हाथ में अस्थियों की कुल संख्या कितनी है? मनुष्य के दाहिने हाथ में, दाहिना हाथ पूछे या बायां हाथ पूछे, दोनों में बराबर ही अस्थियां होंगी। तो कितनी होती हैं? 30 होती हैं। कितनी होती हैं? 30 होती हैं। ठीक है, अगर दोनों हाथ में पूछ ले तो दोनों में 60 होती हैं। एक हाथ में कितनी होती है? 30 होती है। ठीक है, हाथ के ऊपरी भाग जिसे अपर आर्म कहते हैं, यहाँ पे एक लंबी हड्डी होती है, इसे ह्यूमरस कहते हैं। क्या कहते हैं? ह्यूमरस कहते हैं। इसके नीचे भाग यानी लोअर आर्म में ही दो लंबी हड्डियां जिसे रेडियस और अल्ना कहा जाता है। अब यहाँ से एक ह्यूमरस है और यहाँ से क्या होगा? रेडियस और अल्ना होगा। ठीक है, हाथ के पंजे के बीच कलाई जो होती है, जो हमारा कलाई होता है, यहाँ से जो है, यहाँ छोड़िए, यहाँ जो होता है ये, यहाँ पे 8 हड्डियां होती हैं। एक हो गया, दो ये हो गया, फिर 8, एक हो गया, दो हो गया, फिर 8 हो गया। ठीक, कलाई में कितनी होती हैं? 8 हड्डियां होती हैं, जिसे आप कार्पल कहते हैं, कार्पल। और प्रत्येक पंजे के 5 लंबी अस्थियां मेटाकार्पल होती हैं। प्रत्येक पंजे में 5 कितनी होती हैं? मेटाकार्पल होती हैं। और पंजे के बाद 4 अंगुलियों में प्रत्येक में 3-3 अंगुलियां तथा एक अंगूठे में 2, यानी कि 4 अंगुलियों में 3-3, 4 गुणे 3 करिए, 4 8 4 3 12 हो गया। और अंगूठे में 2, अंगूठे में 2, अंगूठे में 2 कितना हो गया? अंगूठे में 2। ठीक, इस प्रकार ये कितने हो गए? 2 1 3, 8 2 10, 11, 11 और 11 और 5, 11 5 16, 16 17 18 और 18 और 12 कितना हो गया? 30। इस प्रकार ये कितने हो गए? 30। ठीक है, और दोनों हाथों में यही सेम प्रोसेस पाया जाता है। यहाँ पे आप देख लीजिए, डायग्राम बना के आपको दिखाया गया है, मैं आपको बता देती हूँ। एक मिनट रुक जाइए। फेलेंजीज कितने हो गए? फेलेंजीज यानी फिंगर की हड्डियाँ, फिंगर की हड्डियाँ कितनी हो गई? फेलेंजीज तो हमने देखा था कि पंजे के बाद जो 4 अंगुलियां हैं, इसमें 3-3 यानी कि 12 और प्लस 2, यानी कि ये कितने हो गए? 14। अब फ्लेंजीज को कह सकते हैं 14। और मेटाकार्पल में कितना? मेटाकार्पल में 5। मेटाकार्पल में कितने? 5। उसके बाद कार्पल में, कार्पल में कितने 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 बताइए ना, कमेंट करते रहिए। 8, कार्पल में 8, एक रेडियस, एक अल्ना और एक ह्यूमरस। ठीक, ये कैल्विक और स्कैपुला जो है, ये हमारा सीने वाला भाग है, सीने वाला भाग। ये हाथों की हड्डियों में नहीं आता है, ये जुड़ा होता है हाथों की हड्डियों से, इसीलिए इसको इसमें लिख दिया गया है, लेकिन ये इतना ही होता है। टोटल कितने हो गए? 30। अगला क्वेश्चन, मनुष्य के मध्य कर्ण में अस्थियों का क्रम क्या है? तो अभी हमने आपको बताया था, आप मिस से याद कर सकते हैं, MIS। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, मिस। मनुष्य के मध्य कर्ण में 3 अस्थियां पाई जाती हैं, मैलियस, इनकस और स्टेपीज। यही इनका क्रम भी होता है। ठीक है, इसलिए मैंने ये ट्रिक आपको बताया, क्योंकि ये क्रम से दिए हैं। सबसे छोटी स्टेपीज हो गई। अगला क्वेश्चन, ओटोलिथ पाया जाता है, ओटोलिथ आत प्रेजेंट, ओटोलिथ कहाँ पाया जाता है? तो ओटोलिथ इंटरनल ईयर में पाया जाता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ओटोलिथ मेम्ब्रेन में कैल्शियम कार्बोनेट के बहुत छोटे क्रिस्टल पाए जाते हैं, इसी को ओटोलिथ कहा जाता है। यह जंतुओं में संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। अगला क्वेश्चन, नी कैप पटेला इज अ, जानू फलक पटेला क्या है? नी कैप पटेला क्या है? तो ये सिस्मॉइड अस्थि है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। पटेला जो है ये सिस्नॉइड अस्थि है, या घुटने पे पाई जाती है, और ये जो है त्रिकोणाकार होती है, छोटी होती है, और टेंडर यानी कि जो टेंडन है उससे जुड़ी होती है। ठीक है, पटेला नी कैप जिसे आप कहते हैं, जो हमारी जो घुटने होती है, यहाँ पे अगर आप
यहाँ पे अगर आप इसको टच करके देखेंगे तो एक कटोरी जैसी संरचना दिखती है, इसी को पटेला कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, साइनोवियल द्रव पाया जाता है। साइनोवियल द्रव कहाँ पाया जाता है? तो साइनोवियल द्रव जो है वो फ्रीली मूवमेंट जॉइंट में पाया जाता है, जो अभी मैंने आपको बताया था, जैसे एल्बो जॉइंट हो गया और नी जॉइंट हो गया, यहाँ सब पे साइनोवियल फ्लूइड जो है वो भरे होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, स्तनधारियों में जाइगोमैटिक आर्क किसके द्वारा बनता है? स्तनधारियों में जाइगोमैटिक आर्क किसके द्वारा बनता है? जुगल, स्क्वामोशल और मैक्सिला, यही बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन ए। स्तनधारियों में जाइगोमैटिक आर्क जुगल, स्क्वामोशल और मैक्सिकला के द्वारा बनता है। जाइगोमैटिक आर्क का कार्य आंख की सुरक्षा, मैसेटर की उपस्थिति तथा अस्थायी मांसपेशियों की सुरक्षा और मैंडविल के लिए एक अभिव्यक्ति प्रदान करना होता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। मैंडविल क्या है? अगर आपको पता है मैंडविल किस हड्डी को कहा जा रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा कि मैंडविल जो है वो किस हड्डी का नाम है। अगला क्वेश्चन, स्तनधारियों के मध्य कान में 3 में से सबसे बड़ी है, सबसे बड़ी कौन सी है? सबसे छोटी तो मैंने आपको कई बार बताया कि सबसे छोटी स्टेपीसीज है। अब आपसे पूछा जा रहा है सबसे बड़ी कौन सी है, तो मैंने आपको क्रम बताया था मिस, यहाँ से आप निकाल सकते हैं मिस से सबसे बड़ी कौन सी हो जाएगी? मैलियस, फिर उससे छोटी इनकस, फिर सबसे छोटी स्टेपीज। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं, अगर आपको ये ट्रिक याद है तो आप इससे निकाल लेंगे। अगला क्वेश्चन, रेशेदार अचल जोड़ किसकी हड्डियों में पाए जाते हैं? यानी कि फाइब्रस इमूवेबल जॉइंट किस में पाए जाते हैं? वर्टिब्रेट कॉलम, स्कल, ग्राइडल या फिर लिम्ब, किस में पाए जाएंगे? तो वो लिम्ब में पाए जाएंगे, ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। रेशेदार अचल जोड़ खोपड़ी की हड्डियों में, सॉरी ऑप्शन बी स्कल में, इमूवेबल पूछा है, इमूवेबल, तो स्कल में हमारी जो खोपड़ी है यहाँ पे इमूवेबल पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हड्डियों या टेंडन से जुड़ी मांसपेशियां हैं। हड्डी या टेंडन से जुड़ी जो मांसपेशियां होती हैं उन्हें स्टैटर्ड मसल या फिर रेखित मांसपेशियां कहते हैं। लिगामेंट हड्डी को हड्डी से जोड़ता है, आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, ऑल। अस्थि अस्थि को जोड़ता है लिगामेंट, और आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, बैट, सॉरी बैट नहीं, मैट, मैट, MAT, मैट, यानी कि मसल्स और अस्थि को जोड़ता है टेंडन, और आल से आप याद कर सकते हैं अस्थि, अस्थि को जोड़ता है लिगामेंट। ठीक है, इस तरह से आप याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, ऑस्टियोब्लास्ट कोशिकाएं किसके लिए जिम्मेदार होती हैं? ऑस्टियोब्लास्ट कोशिकाएं किसके लिए जिम्मेदार होती हैं? बोन्स डाइजेशन, बोन फॉर्मेशन, बोन डिजीज या फिर बोन प्रोटेक्शन। तो ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत हम लोग बोन की स्टडी ऑफ बोन पढ़ते हैं ऑस्टियोलॉजी में। तो अगर ये बोन का डाइजेशन करेंगी तो वो ऑस्टियोब्लास्ट कोशिकाएं होंगी, तो उसके ऑस्टियोलॉजी तो नाम नहीं पड़ेगा। सही जवाब हो जाएगा बोन फॉर्मेशन, यानी हड्डियों का निर्माण और गठन करने का कार्य जो है ऑस्टियोब्लास्ट सेल करते हैं। इसी के आधार पर ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत हम लोग बोन्स को पढ़ते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मेस्टाइड हड्डी पाई जाती है, मेस्टॉइड बोन्स कहाँ पाई जाती है? तो मेस्टॉइड बोन्स ऑडिटरी रीजन में पाई जाती है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। मेस्टॉइड हड्डी श्रावण क्षेत्र, ऑडिटरी यानी जो सुनने वाला क्षेत्र होता है वहाँ पे पाई जाती है। मेस्टॉइड हड्डी वायु कोशिकाओं से भरी खोपड़ी की अस्थायी हड्डी का हिस्सा होता है। यह वायु कोशिकाएं कान की नाजुक संरचनाओं की रक्षा करती हैं, कान के दबाव को नियंत्रित करती हैं तथा संभवतः आघात के दौरान अस्थायी हड्डी की रक्षा करती हैं, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, थायमॉइड हड्डी स्तनधारियों की कपाल गुहा से जुड़ी होती है, और इस हड्डी के बारे में सही व्याख्या का पता लगाइए। यानी इसके बारे में सही बात कौन सा बता रहा है? यह कपाल गुहा के तल पे स्थित होती है, तो बिल्कुल सही बात है। थायमॉइड हड्डी जो होती है ये फ्लोर पर स्थित होती है क्रेनियल कैविटी के। दूसरा दिया, यह कई छिद्रों से छिद्रित प्लेटें हैं, बिल्कुल सही बात है, इट इज़ अ प्लेट परफॉर्म्ड विथ सर्वल पोर्स। तीसरा है, इसमें क्रिम्बियम फॉर्म प्लेट्स भी कहा जाता है, बिल्कुल सही बात, इज आल्सो कॉल्ड एज क्रिम्बियम फॉर्म प्लेट, किसे? हाई एथमॉइड बोन को। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑल ऑफ एबव। अगला क्वेश्चन, हड्डियों की संरचना, हड्डियों की संयुक्त सतह पर श्लेष्म द्रव कार्य करता है। द आर्टिकुलर सरफेस ऑफ द बोन्स साइनोवियल फ्लूइड सर्व्स टू, साइनोवियल फ्लूइड क्या कार्य करता है? तो साइनोवियल फ्लूइड इनको जोड़ने का कार्य करता है, नहीं लुब्रिकेंट का कार्य करता है, सॉरी लुब्रिकेंट का कार्य करता है, ऑप्शन
बी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्या करेगा? लुब्रिकेंट करेगा। लुब्रिकेंट क्या होता है? यानी कि जब घर्षण, दो जगह से घर्षण हो रहा, दो हड्डियां यहाँ आके जुड़ी हैं, अगर यहाँ आके दो हड्डियां जुड़ी हैं तो इनके बीच अगर इसको आप फैलाएंगे, बटोरेंगे तो इनके बीच घर्षण होगा। उस घर्षण की वजह से इसमें रगड़ भी लग सकती है और उन्हीं रगड़ को कम करने का कार्य जो करता है ये करता है सैनोवियल। ठीक है, ये लुब्रिकेंट का काम करता है। अगला क्वेश्चन है, हैवर्सियन प्रणाली किसके साथ जुड़ी होती है? हैवर्सियन प्रणाली तो ये लीवर, बोन, स्प्लीन या फिर किडनी। सही जवाब ऑप्शन बी बोन। हैवर्सियन प्रणाली जो है ये बोन के साथ जुड़ी होती है। किसके साथ? बोन के साथ। ठीक, हैवर्सियन प्रणाली में दो कैनाल पाए जाते हैं, एक हैवर्सियन कैनाल, एक बोल्कमान कैनाल। बोल्कमान कैनाल हैवर्सियन कैनाल को दूसरी हैवर्सियन कैनाल से जोड़ती है। अगला क्वेश्चन, ओलेक्रेनॉन फोसा पाई जाती है। ओलेक्रेनॉन फोसा कहाँ पाई जाती है? तो ये पाई जाती है ह्यूमरस में। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। कहाँ पे पाई जाती है? ह्यूमरस में। ठीक है, ओलेक्रेनॉन फोसा ह्यूमरस के दूसरे दूरस्थ छोर, यानी अगर ये मान लीजिए ये आपके सामने ये ह्यूमरस है तो ह्यूमरस का जो नीचे वाला छोर होता है यहीं पे ये पाया जाता है। ठीक है, और ओलेक्रेनॉन फोसा अल्ना के समीपस्थ के ओलेक्रेनॉन प्रोसेस से जुड़ी होती है, यानी यहाँ से अल्ना से ये जुड़ी होती है, तो ह्यूमरस में पाई जाती है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ओलेक्रेनॉन फोसा कहाँ पाई जाती है? तो अभी देखा हम लोगों ने डिस्टल एंड ऑफ ह्यूमरस। ऑप्शन बी इसका सही जवाब सी। अगला क्वेश्चन, क्रेनियल क्रेस्ट इज फाउंड इन। नीमियल क्रेस्ट इसमें लिखा है, सी शायद इसमें साइलेंट है, सॉरी। नीमियल क्रेस्ट कहाँ पाया जाता है? तो हम लोगों ने देखा था कि टीविया में नीमियल क्रेस्ट पाया जाता है। कहाँ पे? टीविया में। टीविया के निकटवर्ती छोर पर एक छोटी तेजधार वाली संरचना होती है जिसे नीमियल क्रेस्ट कहा जाता है। ये टीविया है, यहाँ पे टीविया दिखाया गया है और यहाँ पे ये देखिए ये निकट वाले छोर पे पाया जाता है। जिस तरह अल्ना जो है दूरस्थ पे पाया गया था, ये निकट वाले पे पाया गया। ठीक, अगला क्वेश्चन, दो हड्डियों को जोड़ने वाले रेशेदार ऊतक कौन से हैं? यानी हड्डी को हड्डी से कौन जोड़ता है? तो आप ऑल लिख लीजिए, ऑल। हड्डी को हड्डी से जोड़ता है लिगामेंट। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित पेशियों में से कौन सी ऐच्छिक तंत्रिका निर्माण के अंतर्गत है? ऐच्छिक, स्मूथ मसल्स, स्केलेटल मसल्स, कार्डियक मसल्स या बोथ स्मूथ एंड कार्डियक मसल्स। तो कार्डियक मसल हमारे हृदय में पाई जाती है, ये तो ऐच्छिक रहेगी नहीं, ये हमारे हिसाब से तो चलेगी नहीं। एलटी ग्रेड बायोलॉजी 2015 में पूछा गया क्वेश्चन। सही जवाब हो जाएगा ओनली ये स्केलेटल मसल। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा, स्केलेटल मसल। ये ऐच्छिक पेशियां हैं और यह पेशी ऐच्छिक तंत्रिका निर्माण के अंतर्गत आती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, टेंडन किसको किससे जोड़ता है? तो टेंडन हमने बताया था आपको मैट, MAT मैट, मांसपेशी को अस्थि से जोड़ता है, तो मांसपेशी को अस्थि से। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जल अपघटन में थोड़ी मात्रा में ऊर्जा इस प्रकार मुक्त होती है, किस प्रकार? तो मेटाबॉलिक एनर्जी। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। जल अपघटन में थोड़ी मात्रा में ऊर्जा उपापचयी ऊर्जा में के रूप में मुक्त होती है। ATP हाइड्रोलिसिस ऊर्जा उच्च ऊर्जा टर्मिनल फॉस्फेट बॉन्ड में मौजूद ऊर्जा को मुक्त करता है, जिसका उपयोग विभिन्न कोशिकाओं जो है अवक्रिया के दौरान किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पंप पेशी कोशिका की झिल्ली में डीपोलराइजेशन के माध्यम से पेशीय में संकुचन आरंभ करने के लिए उत्तरदायी है? तो डीपोलराइजेशन में कैल्शियम आयन जिम्मेदार था, मैंने आपको इसके पहले भी बताया था। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मानव खोपड़ी में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? यानी कि मानव स्कल्स में कितने बोन पाए जाते हैं? तो मानव स्कल्स में 29 बोन पाए जाते हैं, जो ऑप्शन में कहीं भी नहीं दिखा है। 29 में भी अगर आपसे पूछ लिया जाए तो 8 क्रेनियल हो गए, 14 चेहरे का हो गया और 3 यानी 6 जो है वो कान के हो गए। ये 29 हो गए। ठीक है, 14, 6, 20 और 8 28 और एक होता है हवाइड बोन। ठीक है, इसको मिला के टोटल जो है 29 बोन मानव कंकाल में पाए जाते हैं। फेस पे अगर आपसे पूछ लिया जाए कितना पाया जाता है तो फेस पे 14। कहा नहीं जाता है कि एक मुक्का मारूंगा 14 ही का चांद जो है आपका बिगड़ जाएगा, तो 14 ही का चांद क्या है, इसी फेस को दिखाने का प्रयास बताया जा रहा है। ठीक है, और एक आपका हवाइड बोन है, वो मैंने आपको बता ही दिया। और 3 कान की हड्डियाँ हो गई, जिसमें मिस के नाम से आपने याद किया था, मैलियस 2, इनकस 2, स्टोपिसिस 2, यानी दोनों कान में 2-2। ठीक है, 6 टोटल कान की हड्डियाँ हो गई और 8 जो है वो फेशियल बोन हो गए। कौन कौन से? नेजर, बोमर, टेरवाइनल, लेक्राइमल, जाइगोमैटिक, पेलेटाइन, मैक्सिला और मैंडिबिल। मैंडिबिल मैंने आपसे पूछा था ना कहाँ की हड्डी है, तो ये जॉ बोन है मैंडिबिल। ठीक है,
ये हमारे जबड़े में पाई जाती है मैंडिबल। तो ये 8 जो हो गए आपके फेस के बोन हो गए, सॉरी 14 जो हो गए आपके फेस के बोन हो गए, और 8 जो हैं वो क्या है, 8 जो है हाँ, इसमें से मैंने जितने भी बताए फेस बोन में, उसमें सब 2-2 पाए जाते हैं, बोमर और मैक्सिला को छोड़ के। मैक्सिला एक पाया जाता है, बोमर एक पाया जाता है, बाकी सब दोनों तरफ पाए जाते हैं, ठीक है। और 8 जो है वो क्रेनियल बोन है। क्रेनियल बोन कितने हैं, 8। कौन कौन से हैं यहाँ पे देख लीजिए, ऑक्सीपिटल, पैराइटल, फ्रंटल, टेम्पोरल, स्फिनॉइड और एथमाइड, ये 8 आपके क्रेनियल बोन हो गए। और 14 आपके फेस बोन हो गए, जिसमें से बोमर और मैक्सिला को छोड़ दीजिए। मैक्सिला कहाँ है, ऊपर अपर लिप, ये आपका लिप है, या यहाँ पे जो अपर लिप पे पाया जाता है मैक्सिला, और नीचे जो पाया जाता है इसे मैंडिबल कहा जाता है, इसे जॉ बोन के नाम से भी जाना जाता है, सबसे मजबूत हड्डी होती है, ठीक है। आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। वोल्कमान नलिकाएं जुड़ी होती हैं। वोल्कमान नलिकाएं किससे जुड़ी होती हैं, तो वोल्कमान नलिकाएं हैवर्सियन नलिका से जुड़ी होती है, अभी हम लोगों ने देखा था, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। वोल्कमान नलिकाएं जो ये हैवर्सियन नलिका से जुड़ी होती है। अगला क्वेश्चन है, स्तनधारियों में कैरोनॉइड प्रोसेस किसका हिस्सा है। कैरोनॉइड किसका हिस्सा है, तो कैरोनॉइड प्रोसेस एक्सियल वर्टिब्री, एटलस वर्टिब्रा, पेल्विक गर्डल या फिर लोअर जॉ। सही जवाब ऑप्शन डी, लोअर जॉ। स्तनधारियों में कैरोनॉइड प्रोसेस निचले जबड़े का एक भाग है, ठीक। अगला क्वेश्चन, स्तनधारियों में पाई जाने वाली सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, तो स्टेपीज हम लोगों ने बार बार देखा, जो कान में पाई जाती है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब। स्तनधारियों में टोटल कितनी हड्डियां पाई जाती हैं, 206। अगर बच्चों में पूछ ले तो 300, और धीरे धीरे ये मर्ज हो जाती हैं, एक दूसरे से ज्वाइंट हो जाती हैं, इसलिए बड़े होने पे एडल्ट में 206 बचती हैं। अस्थि को अस्थि से जोड़ता है लिगामेंट, और मसल्स को अस्थि से जोड़ता है टेंडन। अगला क्वेश्चन, मानव में कपाल यानी कि क्रेनियल बना होता है। क्रेनियल में कितने बोन पाए जाते हैं, तो अभी हम लोगों ने देखा था क्रेनियल में 8 बोन पाए जाते हैं। कितने, क्रेनियल में कितने, 8 बोन पाए जाते हैं। तो इसमें कितने से पूछा है, कौन सा पेयर्ड होता है, कितने अनपेयर्ड होते हैं पूछा है, ठीक है। तो इसमें हम लोगों ने देखा था पैराइटल और टेम्पोरल, पैराइटल टेम्पोरल, ये दो होते हैं, ये दो जो होते हैं ये पेयर्ड होते हैं, पेयर्ड, और इसके अलावा सब जो है अनपेयर्ड हो गए, यानी कि 2 पेयर्ड बाकी अनपेयर्ड। तो 8 पाए जाते हैं, 2 पेयर्ड और बाकी अनपेयर्ड, जिसमें पैराइटल और टेम्पोरल जो है ये पेयर्ड होता है, बाकी सब अनपेयर्ड होता है। अगला क्वेश्चन, इनकस और स्टेपीज के बीच का जोड़ कौन सा है। इनकस और स्टेपीज के बीच का जोड़ कौन सा है, बॉल एंड सॉकेट जोन, हिंज जॉइंट, ग्लाइडल जॉइंट या फिर पाइवट जॉइंट। इनकस और स्टेपीज के बीच जो जोड़ पाया जाता है उसे बॉल एंड सॉकेट जोड़ या जॉइंट कहते हैं। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। कशेरुकी के शरीर में बॉल और सॉकेट जोन जो होते हैं ये हड्डी की गोल सतह दूसरी हड्डी के खांचे में जाकर धस जाती है, ठीक। अगला क्वेश्चन, लेक्राइमल हड्डी कहाँ पाई जाती है। लेक्राइमल बोन इज सिचुएटेड, कहाँ पे होता है लेक्राइमल बोन, या आँख की कक्षा के ऊपरी सुप्राक्षीय के करीब होता है, यानी कि अबव द आई ऑर्बिट क्लोज द सुप्रा ऑर्बिटल। आँख के करीब होगा तभी तो ये हमें रोने के लिए, आंसू गिरने के लिए लेक्राइमल ग्लैंड यूज होता है, लेक्राइमल निकलता है। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। कहाँ उपस्थित होता है, आप डायग्राम के माध्यम से यहाँ पे देख सकते हैं। ये देखिए आंखों का जो ये कोना होता है, जैसे ये आंखें हैं, आंखें यहाँ पे जो नाक की तरफ ये जो कोना होता है यहाँ पे लेक्राइमल ग्लैंड जो होता है वो प्रेजेंट होता है, ठीक है। आज हम लोगों ने मसल्स एंड स्केलेटन के 83 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। इस टॉपिक में बस इतने ही क्वेश्चन थे। अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम को भी हम एक वीडियो में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अब आपका एग्जाम बहुत पास आ गया। आई होप सो आप लोग को अच्छा लगा। कैसा लगा एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और हमें मोटिवेशन देने के लिए जिससे हम एक साथ ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर पाएँ, कमेंट बॉक्स में ज़रूर पार्टिसिपेट करिएगा, ठीक है। अगले में क्वेश्चन ज़्यादा हैं, थोड़े 165 क्वेश्चन है, तो उसके लिए आप लोगों से बहुत ज़्यादा मोटिवेशन की आवश्यकता होगी। अगर नहीं तो हम 2 पार्ट में करा देंगे, ठीक है। थैंक यू।